ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। इस कहानी में बताई जाने वाली घटनाओं का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी इंसान, समूह अथवा संस्थान के निजी मामलों में दखलंदाजी करना नहीं है। अंधेर नगरी यूट्यूब चैनल इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह होता है जब तक हमारी सशक्त और सम्मानित अदालत उसे कानूनन गुनहगार घोषित नहीं कर देती। दोस्तों, आज की ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इतनी अलग कहानी है जिसको सुनने के बाद आपको मजा भी आएगा और इसको सुनने के बाद आप चौंक भी जाएंगे कि हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या। आइए शुरू करते हैं। एक लड़की रश्मि नाम की और उसके माँ बाप। रश्मि की उम्र थी 25 साल और ये तीनों, रश्मि और उसके मम्मी पापा, एक पुलिस थाने में जाते हैं मुंबई में एक कंप्लेंट दर्ज कराने कि एक लड़का श्रवण नाम का, जिसने हमारी बेटी यानी कि रश्मि से शादी की। रश्मि के पिताजी वहाँ बोलते हैं पुलिस स्टेशन में कि इसने हमारी बेटी के साथ शादी की। अभी 4 ही दिन हुए हैं शादी को और वो गायब हो चुका है। तो जब रश्मि के मम्मी पापा पूरा नाम पता बताते हैं पुलिस को कि ये बंदा है, ये लड़का है जिससे हमारी बेटी की शादी हुई और 4 दिन पहले ही शादी हुई और अब अचानक से ये बंदा गायब है, तो पुलिस वालों की तरफ से जो रिएक्शन आता है, पुलिस वालों की तरफ से जो जवाब आता है, वो बहुत चौंका देने वाला था। पुलिस वाले बताते हैं कि भाई, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, श्रवण वर्मा, वो उसको मरे 5 साल हो गए। जी हाँ, 5 साल हो चुके थे इस बंदे को मरे हुए, इस दुनिया से जाए हुए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि रश्मि से उसने 4 दिन पहले ही शादी की हो और अचानक से अब वो गायब हो गया हो। ये क्या मामला था? कहीं ये कोई भुतहा मामला तो नहीं था? तो ये कहानी बड़ी मज़ेदार है, कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा पूरे वीडियो में। इस वीडियो की एक एक बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद आपको पता लगेगा कि ऐसा भी क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस पुलिस स्टेशन का जो मामला होता है, जहां रश्मि उसके मम्मी पापा कंप्लेंट करने आते हैं, उसके 6 दिन पीछे हम जाते हैं। रश्मि जो कि अपने लिए एक योग्य वर ढूंढ रही है, शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ रही है ताकि वो शादी करके अपना घर बसा सके। उसको बहुत ज़ोर से शादी आ रही है और अब वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, क्योंकि पहले तो उसने समाज में रिश्ते देखे, पर अक्सर आपने देखा है कि कई बार आपकी कास्ट में जब आपको रिश्ते नहीं मिलते, पहली बात तो ये कि आजकल लव मैरिज का ट्रेंड है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है जिससे आप लव मैरिज करना चाह रहे हो, क्योंकि रश्मि के घर वालों की तरफ से भी ये पूरी छूट थी रश्मि को कि बेटा तू जिससे कहेगी उससे हम तेरी शादी करवा देंगे। तो रश्मि को भी लव मैरिज की छूट थी, पर रश्मि की ज़िंदगी में ऐसा कोई था नहीं जिसको वो कह सके कि हाँ, ये मेरी ज़िंदगी में है, ये मेरा लव है, अब मैं इससे अपनी लव मैरिज की शुरुआत करने जा रही हूँ। ऐसा भी कोई रश्मि की ज़िंदगी में नहीं था। तो रश्मि मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर देखना शुरू कर देती है अपने लिए रिश्ते, और वहाँ पर श्रवण वर्मा नाम की एक आईडी उसे दिखाई देती है। और उस आईडी को देखने के बाद रश्मि को लगता है कि अब मेरी तलाश पूरी हो गई है, यही है वो लड़का जो मेरी ज़िंदगी में मुझे चाहिए था। जब रश्मि वो प्रोफाइल देखती है और जब उसे चेक करती है तो उसे सब कुछ ठीक लगता है, गुड लुकिंग वो लड़का लगता है जिसका नाम श्रवण वर्मा था। और वो उससे ऑनलाइन चैट करने लग जाती है और अपने घर वालों को भी बताती है, उसके मम्मी पापा को भी बताती है कि पापा मम्मी, ये लड़का है, मुझे पसंद आ रहा है, मैं इससे बात करूंगी। अगर इससे बात बन गई तो मुझे इसकी प्रोफाइल बहुत परफेक्ट लग रही है, इसका जो बिजनेस है, जो इसका जो काम है और इसकी जो एज है, मेरे सब कुछ जितना भी बायोडेटा है उससे बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अगर बात बन गई तो मैं देर नहीं करूंगी शादी में। तो रश्मि के पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। रश्मि एक अमीर घर की लड़की थी और ये एक लौती लड़की थी इस घर की। और रश्मि का परिवार खानदान कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसके रश्मि के परिवार में ये 3 ही लोग थे, इसके मम्मी पापा और रश्मि। अब जब रश्मि उस आईडी पर बात करना शुरू करती है, चैटिंग करना शुरू करती है, तो उधर से भी रिप्लाई आता है और जब रिप्लाई आता है तो रश्मि खुश हो जाती है। आपको तो पता ही है, शुरू शुरू में कई सारे लोग ऐसे समय पे अट्रैक्ट करने वाली बातें करते हैं जो एक्चुअल में नहीं होते, वो बनने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही कुछ लुभावनी बातें जिससे रश्मि अट्रैक्ट हो जाए श्रवण की तरफ, वो श्रवण करता है और रश्मि को लगता है कि अब मिला जाए। और श्रवण, जिस दिन चैटिंग होती है रश्मि की श्रवण से मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, उसी दिन रश्मि को कहता है कि रश्मि इस जगह पर मिलोगी, और वो रश्मि को एक एड्रेस देता है और कहता है कि 1 घंटे के अंदर इस लोकेशन पर तुम मुझे मिलो। रश्मि को थोड़ा अजीब लगता है कि अभी तो बात होना स्टार्ट हुई है और ये जो बंदा है ये मुझे 1 घंटे के अंदर इस लोकेशन पर बुला रहा है, मतलब क्या है माजरा। पर चूंकि रश्मि के दिलो दिमाग पर शादी करना बहुत ज्यादा हावी था, तो उसने सारी बातों को दरकिनार किया और वो जो एक्साइटमेंट था रश्मि का कि बस अब यही लड़का है जिससे मुझे शादी करनी है, मैं तो मिलने जा रही हूँ, श्रवण के बताए एड्रेस पर पहुंच जाती है उससे मिलने के लिए। अब जो एड्रेस था, उस लोकेशन पर जब रश्मि पहुंचती है तो वो देखती है कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जहां पर एक बिल्डिंग का काम चल रहा था। और वहीं पर श्रवण उसे मिलता है, श्रवण उससे मुलाकात करता है
और ये बहुत खुश हो जाती है श्रवण से मिलके। श्रवण से जब ये मिलती है तो श्रवण कुछ अजीब तरह से बातें करता है। मतलब जिस तरह से नॉर्मल व्यक्ति जब मिलता है पहली बार किसी से तो कैसे ग्रीट करता है कि और कैसे हो, क्या हालचाल है, क्या करते हो, क्या सोचा है, ये एक तरह से होता है ना। पर वहां पर जो है श्रवण का जो बर्ताव था वो थोड़ा सा अजीब सा था। रश्मि से वो कहता है देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये, कोई यहाँ से गिरे तो कैसा लगेगा, क्या महसूस होगा, और फिर अचानक से नॉर्मली बात करने लग जाता है। मतलब कुल मिला के कभी थोड़ी अजीब बात करता है, कभी फिर नॉर्मल बात करने लग जाता है। रश्मि को अजीब तो लगता है, पर अगेन रश्मि के दिलो दिमाग पे शादी इतनी हावी थी, उस बंदे से मिलने का एक्साइटमेंट इतना हावी था कि वो सारी बातों को दरकिनार कर देती है। और उसे श्रवण पसंद आता है और वो कहती है कि अगर सब कुछ ठीक हुआ तो हम शादी करेंगे। और आप इत्तेफाक देखिए, वो जो बंदा है उस दिन रश्मि उससे मिलके आती है और वो बंदा अगले ही दिन बिना बताए रश्मि के घर पे आ जाता है। रश्मि ने उसे अपने घर का एड्रेस भी नहीं बताया था। इतनी सारी बातें हुई, बट फिर भी पता नहीं कैसे वो रश्मि का एड्रेस पता करके उसके घर पहुंच जाता है। जस्ट अगले ही दिन रश्मि के जो मम्मी पापा होते हैं वो चौंक जाते हैं कि अरे ये बंदा मतलब एक ही दिन में घर भी आ गया। बट ठीक है, क्योंकि बेटी की खुशी थी, रश्मि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी श्रवण से मिलने के बाद। तो रश्मि के घर जब वो आता है मिलने के लिए, उससे रश्मि के मम्मी पापा मिलते हैं। और श्रवण जब रश्मि के मम्मी पापा से मिलता है तो अपने बारे में सारी बातें बताता है, अपना नाम बताता है। फिर रश्मि के मम्मी पापा पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं। तो श्रवण कहता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं है इस दुनिया में। तो इनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मम्मी पापा नहीं है मतलब, बोले मैं अनाथ हूँ और मैंने अपने दम पर ही एक एमएनसी में काम किया और वहाँ पे अच्छी पोजीशन में हूँ। तो रश्मि के मम्मी पापा को अच्छा लगता है कि चलो अनाथ होने के बावजूद भी ये अपने खुद के पैरों पे खड़ा हुआ। रश्मि के मम्मी पापा को वो अपना घर भी दिखाता है। उसका मुंबई में एक घर होता है, अच्छा खासा घर होता है, और वो रश्मि के मम्मी पापा को ले जाता है वहाँ पे, अपना घर दिखाता है। तो रश्मि के मम्मी पापा भी भरोसे में आ जाते हैं और सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम अपनी बेटी की शादी इस बंदे से करवा सकते हैं, क्योंकि इसका मुंबई में खुद का घर है और मुंबई में खुद का घर होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और श्रवण बताता है कि मेरा लोनावला में भी एक कॉटेज है जहाँ पर हम अक्सर जाते हैं, अभी तो कई सालों से हम गए नहीं हैं, इस तरह से वो बताता है। और अपनी कंपनी का नाम भी बताता है, सारी चीज़ें बताता है। तो यहाँ पर रश्मि के मम्मी पापा आश्वस्त हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हम अपनी बेटी की शादी जो है इससे करा देंगे। पर ये सब होने के बाद, ये सब 2 ही दिन के अंदर हुआ। रश्मि ने जब मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे श्रवण से कांटेक्ट किया, श्रवण उसी दिन रश्मि से मिला और जस्ट अगले दिन वो रश्मि के घर आ चुका था। और उसी बीच कुछ घंटों के बीच उसने रश्मि के मम्मी पापा को अपना घर भी दिखा दिया था, अपनी कंपनी के बारे में भी बता दिया था। और जब ये सब हो जाता है 2-3 घंटे के बाद, जब ये वापस रश्मि के घर पर आकर बैठते हैं, तो श्रवण कहता है कि अंकल जी मैं कल ही शादी करना चाहता हूँ। तो बोले बेटा इतनी जल्दी, इतनी जल्दी क्या है, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, हमने रश्मि को लेकर, रश्मि की शादी को लेकर बहुत कुछ सोच रखा है, हम सबको बुलाएंगे। तो यहाँ पर श्रवण कहता है कि अंकल जी कल ही शादी होगी, आपके घर में शादी होगी, अगर आपको मंजूर हो तो बोलिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार शादी हो जाए उसके बाद जितनी भी बची हुई रस्म होंगी हम पूरी कर लेंगे, पर मैं शादी के बंधन में बंधना चाहता हूँ। और चूंकि रश्मि भी बहुत एक्साइटेड थी। हालांकि श्रवण की ये अजीब सी पहल थी कि आपके घर में ही शादी होगी और कोई नहीं होगा, एक पंडित जी हैं वो भी मेरी पहचान के हैं, उनको मैं लेके आऊँगा और वो शादी करा देंगे। तो रश्मि की मम्मी को अजीब सा लगता है, ये कोई बात हुई कि भाई कल ही शादी कर लो, घर के अंदर ही शादी कर लो, 4 लोगों के बीच में ही शादी कर लो, कोई नहीं होगा शादी में, ये क्या बात हुई, ये तो अजीब बात कर रहे हो भाई। ना तो तुम्हारा परिवार है, तुम अनाथ हो, ठीक है तुम्हारा मुंबई में घर है, पर ये क्या बात कर रहे हो। रश्मि की मम्मी को जो है ऑब्जेक्शन होता है इस बात पे। पर अजीब बात ये थी कि रश्मि के पिताजी रश्मि से पूछते हैं बेटा तू क्या चाहती है। तो रश्मि को तो बहुत जोर से शादी आ रही थी वो तो बहुत एक्साइटेड थी। उसने कहा कि पापा मैं तो अब जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती हूँ, जो कह रहा है श्रवण वैसे ही कर लेते हैं, बाद में हम बच्चे कुछ रिचुअल्स बाद में कर लेंगे, सबको बाद में बुला लेंगे, बाद में एक और शादी कर लेंगे, अभी फिलहाल हम परिणय सूत्र में बंध जाते हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं। इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा था, मतलब ये 2 दिन के अंदर हो रहा था। तो यहाँ पे रश्मि की मम्मी को एतराज होता है, बट रश्मि के पापा मान जाते हैं। और रश्मि तो हर बात को लेकर राजी शुरू से थी, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ शादी का एक्साइटमेंट ही हावी था। ऐसा ही होता है, जस्ट अगले दिन उनके घर के अंदर उनकी शादी होती है, वहीं पे पंडित जी आते हैं, वहाँ पे फेरे पड़े जाते हैं। उस पूरी शादी के दौरान सिर्फ 4-5 लोग ही होते हैं, रश्मि के मम्मी पापा, रश्मि, श्रवण और पंडित जी, जिन्हें श्रवण लेकर के आया था। शादी संपन्न होती है,
इस शादी में, पूरी शादी में रश्मि की जो मम्मी होती है वो नाराज़ होती है, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे बड़े अरमान थे, इस तरह से शादी बड़ी अजीब सी लग रही है। पर चूंकि रश्मि ने कहा था कि बाद में हम बच्चे कुछ रिचुअल्स कर लेंगे, तो अब बच्चों की जिद के आगे तो माँ बाप झुक ही जाते हैं। और रश्मि के पिताजी तो पहले ही उसे सपोर्ट करते थे कि बेटा तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। इतना ज़्यादा सपोर्ट भी बच्चों का करना ठीक नहीं होता, बट फिर भी यहाँ पर रश्मि के पिताजी जो है रश्मि का फुल सपोर्ट उसकी हर बात में कर रहे थे। और ये कहीं ना कहीं रश्मि के पिताजी की नादानी भी थी, ये इसे बेवकूफ़ी कहें, जो भी कह लें, पर ये हुआ। अब जैसे ही इनकी शादी होती है तो शादी करके ये अपने मुंबई वाले घर में रश्मि को लेके जाता है। और रश्मि के लिए कई सारे सामान इकट्ठा करके रखे हुए थे उसके पिताजी ने, कि जब रश्मि की शादी होगी तो मैं इसे दूंगा। तो कुछ ज्वेलरीज थी, कुछ गिफ्ट्स थे, कुछ सामान था जो वो रश्मि को देते हैं। और रश्मि बड़े बड़े सूटकेस लेके काफ़ी सारा सामान लेकर पहुंच जाती है जब वो श्रवण के घर जाती है, मुंबई वाले घर में जब ये लोग जाते हैं। तो श्रवण कहता भी है कि इतना सामान लाने की क्या ज़रूरत थी। तो रश्मि कहती है कि नहीं, मेरे पिताजी का शुरू से अरमान था कि वो अपनी बेटी को इतना कुछ दें, अब इतना जल्दबाजी में सब कुछ हो गया तो उनके पास टाइम नहीं था सामान वगैरह खरीदने का, तो उन्होंने कैश और ज्वेलरीज वगैरह जो कुछ इकट्ठा करके रखा था, और जितना उस कुछ घंटों में हो सका, उस कुछ आधे एक दिन में हो चुका, उतना ही पिताजी कर पाए, क्योंकि टाइम नहीं था, सब कुछ जल्दी जल्दी में हो रहा था। तो उन्होंने रश्मि को कुछ कैश, कुछ ज्वेलरीज वगैरह दे के भेजा था कि बेटा तुम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी लेना, और कुछ सामान वगैरह भी हम तुम्हें देना चाहते हैं, बट चूंकि थोड़े दिन बाद जब फिर से रिचुअल्स होंगे तो तब हम बाकी का सामान तुम्हें दे देंगे। तो ऐसा करके कुछ गिफ्ट्स के साथ, कुछ रकम के साथ, सामान के साथ रश्मि यहाँ पर श्रवण के साथ आ चुकी थी उसके घर। अब एक रात वो साथ में गुजारते हैं, सुहाग रात वो मनाते हैं। और श्रवण कहता है कि हम कल सुबह ही मेरे लोनावला वाले कॉटेज में चलेंगे हनीमून मनाने के लिए। तो रश्मि एक्साइटेड हो जाती है और खुश हो जाती है, और अगले ही दिन वो सुबह जल्दी उठकर पहुंच जाते हैं श्रवण के लोनावला वाले कॉटेज में। अब जैसे ही वो उस कॉटेज में पहुंचते हैं तो श्रवण बताता है कि 5 साल से हम यहाँ पर आए नहीं हैं, यहाँ पर एक राघव अंकल हैं जो यहाँ की देखरेख करते हैं, पर शायद वो यहाँ पर है नहीं, तो मेरे पास एक चाबी है, चलो अपन अंदर चलते हैं। और वो लॉक वगैरह खोल के जाता है, और उस कॉटेज में जो उसका पर्टिकुलर रूम होता है वहाँ पर वो रश्मि को लेके जाता है कि ये हमारा रूम है और ये देखो इतना बड़ा कॉटेज है। रश्मि को बड़ा अच्छा लगता है, रश्मि को खुशी होती है कि यार हम इतनी जल्दी सब कुछ हो गया और हम हनीमून के लिए भी आ गए। तो रश्मि वहाँ पर भी अपना सारा सामान लेके गई हुई थी, वो वहाँ पर उस कॉटेज में अपना जो सारा सामान है अपने रूम में रखती है। यहाँ पर श्रवण ने ही उसे कहा था कि सारा सामान रख लो, क्योंकि मुंबई वाले घर में कोई है नहीं और आजकल सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इसलिए रश्मि जो है अपना सारा सामान जो भी उसके पिताजी ने दिया था सूटकेस में रख के लोनावला वाले कॉटेज में भी लेकर आ गई थी। अब यहाँ पर लोनावला वाले कॉटेज के पास श्रवण के एक सनसेट पॉइंट था, वहाँ पर ये दोनों जाते हैं घूमने के लिए। और वहाँ पर जब ये दोनों घूम रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर श्रवण कहता है कि यार मुझे एक कॉल करना है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा अलग जा करके एक कॉल पे मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है, मैं आता हूँ, तुम वेट करना मेरा। तो रश्मि कहती है कि ठीक है जल्दी आना। तो कॉल करने के नाम से श्रवण वहाँ से गायब हो जाता है। 5 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट हो जाते हैं, तो रश्मि घबरा जाती है। रश्मि जब श्रवण को कॉल करती है वो सोचती है कि पता नहीं कहाँ चला गया श्रवण। वो श्रवण के नंबर पर कॉल करती है तो श्रवण का नंबर स्विच ऑफ बताता है, जिस नंबर पर आप संपर्क कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। और यहाँ पर रश्मि घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। और जब श्रवण का नंबर भी स्विच ऑफ होता है, श्रवण भी वहाँ से गायब हो चुका होता है, तो वो घबरा के उसी कॉटेज पहुँचती है, क्योंकि कॉटेज के पास में ही वो सनसेट पॉइंट था जहाँ पर वो घूमने के लिए गए हुए थे। जब वो कॉटेज वापस पहुँचती है तो देखती है कि वो जो राघव अंकल जिनका जिक्र किया था श्रवण ने, वो उस कॉटेज में होते हैं उस वक्त, जिनके बारे में श्रवण ने रश्मि को बताया था कि हमारे कॉटेज की जो देख रेख है वो राघव अंकल ही करते हैं, पर वो आज है नहीं। ऐसा कहकर जब कॉटेज में ये एंटर हुए थे, और जब रश्मि जाती है श्रवण को ढूंढते हुए वापस कॉटेज, तो वहां पर वो अंकल मिलते हैं। और वहां जब रश्मि पहुंचती है घबराते हुए, कहती कि आप राघव अंकल हो क्या, यहाँ कब आए आप? तो राघव अंकल जो थे वहां पे, जो श्रवण के कॉटेज की देखरेख करते थे, जैसा कि श्रवण ने बताया था, वो वही थे, राघव अंकल ही थे। वो कहते कि मैं तो काफी देर से यहाँ पे हूँ, और तुम किसका नाम ले रही हो? श्रवण? तो हाँ श्रवण, पता नहीं वो कहाँ चला गया। ऐसा कहती हुई वो कॉटेज के ऊपर वाले रूम में जाती है जिसमें उसने सारा सामान रखा हुआ था। वो जब वहां पर जाती है
तो देखती है कि उसका सारा सामान जो उसके रूम में रखा हुआ था वो गायब होता है। वो पूरा रूम एक तरह से खाली हो चुका होता है, सारा सामान उसका जा चुका होता है। वो घबरा जाती है। यहाँ पर जो राघव अंकल होते हैं वो कहते हैं, बेटा किसकी बात कर रही हो तुम, कहाँ से आई हो, कौन हो, और तुम श्रवण का नाम कैसे ले रही हो, ये वो कहते हैं। तो रश्मि बताती है कि श्रवण और हमारी शादी हुई है, हम हनीमून मनाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, और अभी तो श्रवण था मेरे साथ में, पता नहीं कहाँ चला गया, और रूम में मेरा सामान भी नहीं मिल रहा। अंकल जी आपने देखा क्या, आप कब आए? इस तरह से वो घबराई हुई होती है, वो बौखलाई हुई होती है। उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि श्रवण कहाँ चला गया, श्रवण कहाँ गायब हो गया। तो घबराई बौखलाई रोती हुई अपने पिताजी को फ़ोन करती है मुंबई, और फ़ोन करके सब कुछ बताती है कि पापा पता नहीं कैसे अचानक से श्रवण, हम घूमने के लिए गए थे और कॉल के नाम पे कहीं गया और अचानक से गायब हो गया, उसका नंबर भी नहीं लग रहा, स्विच ऑफ उसका नंबर बता रहा है, पता नहीं श्रवण कहाँ गायब हो गया पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा सारा सामान भी इस रूम से, कॉटेज के रूम से गायब है, सामान भी नहीं मिल रहा है, श्रवण भी गायब हो गया है। तो रश्मि के पिताजी कहते हैं, बेटा तू घबरा मत, तू एक काम कर, तू मुंबई आ जा, घर आ जा, सबसे पहले तो तू घर वापस आ जा। अब जब रश्मि वापस अपने घर आ चुकी थी और ये सब हो चुका था, तो अब जब कॉल करने पर भी श्रवण का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था, ये सब परेशान हो रहे थे, तो रश्मि की मम्मी कहती है, देखो मैंने पहले ही कहा था कि ना तो इसका कोई परिवार है, ना तो इसका कोई बैकग्राउंड है, तुमने कैसे इसकी जॉब देख के और इसका घर देख के और बस अपनी लड़की दे दी, बस इसको पसंद आया और इसने शादी कर ली। इतना सब कुछ जल्दी में नहीं होता है। और ये अजीब सी जब फरमाइश उसने रखी थी कि आपके घर में ही शादी होगी और बाद में हम रिचुअल्स कर लेंगे, तभी मुझे शक हो गया था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर तुम दोनों बाप बेटी ने मेरी बात नहीं मानी। तो यहाँ पर रश्मि और उसके पिताजी और उसकी मम्मी तीनों सबसे पहले जाते हैं श्रवण के मुंबई वाले घर, जो उसका मुंबई वाला घर होता है। अब जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर ताला लगा होता है, वहाँ पर कोई होता नहीं है। और जब ये वापस जा रहे होते हैं वहाँ से, तब श्रवण का पड़ोसी, जो उस घर में जहाँ श्रवण रहता था, उसका पड़ोसी आता है, पूछता है, भाई साहब किसे ढूंढ रहे हैं आप, यहाँ कहाँ हैं आप? तो रश्मि के पिताजी बताते हैं कि हम श्रवण को ढूंढ रहे हैं, श्रवण मिल नहीं रहा, उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। तो श्रवण का जो पड़ोसी होता है वो कहता है कि श्रवण वर्मा? रश्मि के पिताजी कहते हैं, हाँ श्रवण वर्मा। तो लेकिन उसे क्यों ढूंढ रहे हैं आप? तो बताते हैं कि उससे मेरी बेटी की शादी हुई है, इसकी, रश्मि की, ये मेरी बेटी है। तो श्रवण का पड़ोसी जो बताता है वो इनके लिए शॉकिंग था। श्रवण का पड़ोसी कहता है कि अरे उससे मरे तो 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं श्रवण वर्मा को मरे हुए, और ये मकान जब से वो मरा है तभी से बंद है। और आपको विश्वास नहीं हो तो इसकी चाबी मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ आपको, अंदर जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कई सालों से ये जो मकान है वो बंद है। तो पड़ोसी जो है चाबी लेकर के आता है, खोलता है उसके घर की, और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर होते हैं तो ये शॉक हो जाते हैं। घर में जिस तरह से सामान रखा होता है, सोफे के ऊपर चादर ढकी होती है और वहाँ पर जिस प्रकार से धूल पड़ी होती है, उस घर को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये तो भाई सालों से वाकई में बंद पड़ा हुआ है। जबकि उसी घर को 2 दिन पहले इन्होंने आकर देखा था। जब श्रवण ने अपना घर बताया था कि मुंबई में मेरा घर है, वो घर बड़े व्यवस्थित तरीके से था, और अचानक से आज जब वो एंटर होते हैं तो देखते हैं सारा सामान इस प्रकार से पड़ा होता है जैसे वहाँ सच में कोई सालों से नहीं आया। तो श्रवण का जो पड़ोसी है वो कहता है कि अरे साहब, उसको हमारे 5 साल हो गए हैं, और ये जो मकान है, ये जो वर्मा साहब हैं, उन्होंने मुझे बोला कि अगर कोई ग्राहक दिखता है इस मकान का तो मुझे बताना। तो यहाँ पर रश्मि के माता पिता फिर से शॉक हो जाते हैं कि भाई वर्मा साहब कौन, वर्मा साहब? तो वो पड़ोसी बताता है कि वर्मा साहब यही अपने श्रवण के पिताजी। तो यहाँ पे फिर से एक और झटका लगता है रश्मि के मम्मी पापा को, क्योंकि श्रवण ने बताया था कि मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अनाथ हूँ। इस तरह से श्रवण ने रश्मि के मम्मी पापा को यह सब बताया था। पर जैसे उन्हें उस पड़ोसी से पता चलता है कि ये तो जो श्रवण है इसके तो मम्मी पापा हैं और ये तो 5 साल पहले मर चुका है, लोग बता रहे हैं, तो इनके लिए कुछ भी पचा पाना बड़ा मुश्किल था, कुछ भी सोच पाना मुश्किल हो रहा था कि ये कैसे हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम सपना तो नहीं देख रहे। इसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे एक लड़के से कांटेक्ट किया, उससे बात की, अगले दिन वो हमारे घर आ गया, फिर उसके अगले दिन शादी हो गई, उसके जस्ट अगले दिन ये लोनावला चले गए, वहाँ से वो गायब हो गया, ये वापस आ गई, हम इसके घर गए हैं तो अब इसका पड़ोसी बता रहा है कि भाई उसको तो हमारे 5 साल हो गए और ये घर तो काफ़ी दिनों से बंद है, और हमें पता चल रहा है कि भाई वो जो श्रवण है उसके मम्मी पापा भी हैं, उसके पिताजी ने तो इनके पड़ोसी को कह के रखा हुआ है कि कोई ग्राहक मिले इस मकान का तो बताना। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था रश्मि के मम्मी पापा को। तो अब रश्मि के जो पिताजी हैं
वो उस पड़ोसी से वर्मा जी का एड्रेस लेते हैं। वर्मा जी कौन? जो श्रवण के पिताजी हैं। मुंबई में ही उनका निवास था, तो वो एड्रेस लेते हैं पड़ोसी से और उनके घर पहुंच जाते हैं। और जब रश्मि, उसके पिताजी, उसकी मम्मी श्रवण के घर पर पहुंचते हैं तो उन्हें मिलते हैं श्रवण के मम्मी पापा। जब वो वहां जाते हैं तो वो पूछते हैं कि श्रवण के बारे में हम पूछने आए हैं आपसे। तो श्रवण के पिताजी कहते हैं कि अरे 5 साल हो गए श्रवण को मरे हुए। तो ये पूछते हैं कि क्या हुआ था? 5 साल हो गए, हमने और भी जगह पता किया, वो भी बता रहे कि 5 साल हो गए श्रवण को इस दुनिया से गए हुए, हुआ क्या था? तो श्रवण के मम्मी पापा बताते हैं कि उसकी शादी हुई थी सोनिया नाम की एक लड़की से, श्रवण की, और सोनिया ने पता नहीं किन्हीं अनजान कारणों से सुसाइड कर लिया था, फांसी लगा ली थी हमारे घर में ही। तो हमारा बेटा इतना प्यार करता था अपनी बीवी से कि उसने भी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी बीवी जैसे गई, उसके कुछ दिनों बाद हमारे श्रवण ने भी सुसाइड कर लिया। और इस तरह की खबर जब वो सुनते हैं रश्मि के मम्मी पापा, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो इनके सामने हुई थी। वो मिले थे श्रवण से, शादी हुई थी इनके घर में, पर यहाँ ये क्या हो रहा था? श्रवण के कॉटेज से उसका गायब होना, फिर श्रवण के घर जब ये पहुंचे तो वहाँ पे उनके पड़ोसी का बताना कि भैया ये घर तो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, काफ़ी सालों से बंद पड़ा है, और श्रवण को मरे तो 5 साल हो गए। फिर श्रवण के घर पे जब ये जाते हैं, क्योंकि श्रवण ने बताया था कि उसके मम्मी पापा नहीं है, वो तो अनाथ है, पर यहाँ पे उसके मम्मी पापा हैं, पर वो बता रहे हैं कि इसको मरे 5 साल हो गए हैं और इसकी शादी हो गई थी सोनिया नाम की लड़की से। और उसके गम में, क्योंकि सोनिया ने सुसाइड कर लिया था, तो उसके गम में श्रवण ने सुसाइड कर लिया। ये क्या है? उनके दिमाग से सब कुछ आउट हो रहा था, आउट ऑफ द बॉक्स जाता जा रहा था सब कुछ। रश्मि के मम्मी पापा फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो सारी बात बताते हैं कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो उसने मेरी बेटी से शादी की थी और ये सब पता लग रहा है। तो वहाँ पे पुलिस जो है उसकी डिटेल निकाल करके बताती है कि हाँ ये सच में मर चुका है 5 साल पहले, ये रहा इसका डेथ सर्टिफिकेट। श्रवण वर्मा नाम का वही शख्स, उसी श्रवण वर्मा का डेथ सर्टिफिकेट पुलिस उनको दिखाती है कि भाई साहब इनको मरे, श्रवण वर्मा जी को मरे 5 साल हो गए, और यही था केस कि इनकी बीवी ने सुसाइड किया था, फिर इन्होंने उनके प्यार के गम में कुछ दिनों बाद कर लिया था नदी में डूबकर। ये जब पता लगता है रश्मि के मम्मी पापा को, तो अब इनके पास कोई चॉइस नहीं थी। पुलिस स्टेशन से भी इन्हें ये कहकर घर भेज दिया जाता है कि हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए, पुलिस को और भी काम है, आप जाइए वापस। और यहाँ श्रवण से रश्मि की शादी हुई थी, इनका सारा सामान गायब हो चुका था। पर अब जो है रश्मि के मम्मी पापा ने होप छोड़ दी थी। रश्मि के मम्मी पापा ने रश्मि को कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जो सामान गया, जो हमारी जमा पूंजी थी वो गई तो गई, पर तू हमारे पास है और तू अच्छे से रह, और इसको एक बुरा सपना समझकर भूल जा, तो अपनी आगे की ज़िंदगी देख। पर चूंकि रश्मि की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी थी श्रवण से, और श्रवण को वो दिलो जान से चाहने लगी थी, और उससे शादी भी हो गई थी, और दोनों ने संबंध भी बनाए आपस में। उसके बाद से श्रवण का यूँ गायब हो जाना ये किसी सदमे से कम नहीं था रश्मि के लिए। तो रश्मि बहुत दुखी हो जाती है और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। वो बड़ी उदास हो जाती है, डिप्रेस्ड रहने लगती है। डॉक्टर्स को दिखाया जाता है रश्मि को, उसके मम्मी पापा उसे डॉक्टर्स को दिखाते हैं। एक डॉक्टर नहीं, तमाम डॉक्टर्स को वो दिखाते हैं, क्योंकि इसकी दिमागी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे कई बार श्रवण का हेल्यूसिनेशन होता है, उसे श्रवण दिखता है कई बार कि अरे पापा श्रवण। फिर अचानक से उसके मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, श्रवण तो जा चुका है, भूल जा श्रवण को। इस तरह से उसकी हालत हो जाती है। एक दिन पता लगता है कि रश्मि जो है प्रेग्नेंट है। रश्मि एक दिन घर में बेहोश होती है। उसके बाद जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो ये पाया जाता है कि रश्मि प्रेग्नेंट है। यहाँ पर इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। अब यहाँ पर जब ये प्रेग्नेंट होती है तब इन्हें क्लियर हो जाता है कि भाई ये तो इनके साथ कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि रश्मि जब प्रेग्नेंट हुई और अब ये जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो हमारी बेटी है रश्मि, वो प्रेग्नेंट है, तो जब वो इस तरह से बताते हैं ये बात, जब पुलिस को पता लगती है कि ये प्रेग्नेंट है, तब पुलिस भी हरकत में आती है। तो पुलिस द्वारा उन्हें कहा जाता है कि ठीक है, हम कुछ करते हैं। और इसी बीच रश्मि और उसकी फैमिली पहुंचती है श्रवण के घर, श्रवण के मम्मी पापा के घर। और जब वो वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि
रश्मि जब कहती है कि मैं श्रवण की बीवी हूँ, उससे मेरी शादी हुई और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो यहाँ पर रश्मि के मम्मी पापा द्वारा उसे घर से बेदखल कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है कि तुम जाओ, कहाँ कहाँ से उठ उठ के आ जाते हो, उसको मरे तो 5 साल हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, जाओ बकवास मत करो। और वो वहां से रश्मि को और उसकी फैमिली वालों को अपने घर से दफा कर देते हैं। इसके बाद चूंकि उन्हें पता लग गया था, जब उन्होंने पहली बार श्रवण के मम्मी पापा से मुलाकात की थी कि श्रवण की शादी हो चुकी थी सोनिया नाम की लड़की से और उस लड़की ने सुसाइड किया था और वगैरह वगैरह, जिस वजह से भी श्रवण ने फिर आत्महत्या की थी वगैरह, जो भी कहानी बताई गई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब रश्मि जाती है सोनिया के घर। सोनिया कौन? जो श्रवण की बीवी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि शादी हुई और ये सारी चीजें हुई थी। तो रश्मि सोनिया के घर पहुंचती है और सोनिया की मम्मी से मुलाकात करती है, उनके घर का एड्रेस पता करके, और पूछती है कि आपकी जो बेटी थी श्रवण से जिसकी शादी हुई थी, उसने सुसाइड क्यों किया था। तो यहाँ पे सोनिया की मम्मी, सोनिया वही जो श्रवण की बीवी थी, ये बताती हैं सोनिया की मम्मी कि कोई सुसाइड नहीं किया था हमारी बेटी ने, ये लोग बहुत टॉर्चर करते थे, दहेज के लिए कहते थे और वो थोड़ा बहुत भी विरोध करती थी तो इसके साथ बहुत गंदी तरह से मारपीट करते थे और इन्होंने ही मेरी बेटी को मार दिया गला घोटकर और बाद में फांसी का फंदा इसके गले में डाल करके इसको सुसाइड बता दिया, जबकि इन्होंने ही मेरी बेटी को मारा है। ऐसा जब सोनिया की मम्मी रश्मि को बताती है तो यहाँ पर फिर से दिमाग घूम जाता है रश्मि और उसकी फैमिली का कि ये क्या हो रहा है यार। अब इतना सब कुछ होने के बाद रश्मि फिर से मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स चेक करने लग जाती है। उसी नाम से जब वो सर्च करती है तो देखती है कि श्रवण वर्मा नाम की मैट्रिमोनियल आईडी एक्टिवेट हुई है। और जब पुलिस स्टेशन में रश्मि और उसकी फैमिली बताती है कि इस नाम की आईडी एक्टिवेट हुई है, सर देखिए चेक कीजिए, तो पुलिस तफ्तीश करती है, देखती है, चेक करती है, तो पता चलता है कि उस आईडी को एक्टिवेट किया गया है और उस आईडी से, श्रवण वर्मा की उस आईडी से जो मुंबई से ही ऑपरेट की जा रही थी, पुणे में किसी सीमा गुप्ता नाम की लड़की से कांटेक्ट किया गया है उस आईडी से। तो अब पुलिस उस आईडी के थ्रू साइबर क्राइम ब्रांच से कांटेक्ट करके लोकेशन ट्रेस करती है और पहुंच जाती है उस लोकेशन पर, और वो लोकेशन थी श्रवण का ही लोनावला वाला कॉटेज। वहां जब पुलिस पहुंचती है तो वहां श्रवण मिलता है सीमा गुप्ता नाम की एक लड़की के साथ और पुलिस वहां से उसको धर दबोचती है। और जब वो धर दबोचा जाता है श्रवण, तो पुलिस उसकी अच्छे से ठुकाई करती है और पूछती है कि बता तूने ऐसा क्यों किया और तू क्यों करता था। तब श्रवण बताता है कि सोनिया से मेरी शादी हुई थी और हमारे घर वाले जो भी सामान हमें मिला था दहेज का उससे संतुष्ट नहीं थे, तो हमने फिर सोनिया को दबाव बनाना शुरू कर दिया और घर वालों के ही कहने पे मैंने सोनिया का गला घोट के कत्ल कर दिया और फिर उसके गले में रस्सी बांधकर ऐसे दिखाया जैसे सुसाइड किया हो। और फिर वो बताता है कि मेरा ठाणे में एक दोस्त था जो मुर्दा घर में काम करता था, उससे मैंने एक लावारिस लाश की जुगाड़ की, उसका चेहरा बिगाड़ा, उसको मेरे कपड़े पहनाए और उसको नदी में डुबा दिया। उसकी जेब में, उसकी पैंट की जेब में मेरे हाथ से मैंने नोट मेरी हैंडराइटिंग में लिखकर डाल दिया कि सोनिया के प्यार में, सोनिया के जाने के गम में मैं भी इस दुनिया से जा रहा हूँ, अलविदा। और ऐसा कह के मैंने उस लाश के थ्रू अपने आप को मरा हुआ दिखा दिया पूरी दुनिया के सामने। और अब मैं मैट्रिमोनियल वेबसाइट से ही कुछ अमीर लड़कियों को जो इकलौती लड़कियां हों उनको फंसाता हूँ, उनसे शादी करता हूँ, इसी तरह से जैसे मैंने रश्मि से शादी की थी उसी के घर में। और फिर मैं अपने लोनावला वाले अड्डे पर जाता हूँ और जो भी सामान, गिफ्ट्स, लड़कियां जो मुझसे शादी करती हैं, 3 लड़कियों को वो इससे पहले इस तरह के फ्रॉड में फंसा चुका था, और उनका सामान लेके गायब हो जाता हूँ। इससे पहले जो 3 लड़कियां थी उन्होंने कंप्लेंट नहीं की थी मेरी, पर मुझे नहीं पता था कि ये रश्मि इतनी दूर तक आ जाएगी मेरी तफ्तीश करते हुए। और इस तरह से जो है श्रवण का जो फ्रॉड है वो पकड़ा जाता है। और आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों कि ये किस प्रकार का फ्रॉड था। मतलब अपने आप को मरा हुआ दिखा दिया, और उसके मम्मी पापा भी इस गिरोह में शामिल थे। ये तीनों, ये श्रवण, उसका बाप, उसकी माँ, तीनों इसमें मिले हुए थे। कुछ और भी लोग थे जो साथ दे रहे थे, जैसे कि उनका जो
मुंबई में जो अड्डा था उसके बगल में जो आदमी रहता था वो भी इसमें शामिल था। इनके कॉटेज पे जो राघव अंकल नाम का बंदा था जिसके बारे में कहता था कि ये हमारे कॉटेज की देखरेख करते हैं, वो भी इसमें शामिल था। सभी पकड़े जाते हैं, सभी को अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजाएं होती हैं और इस प्रकार से एक ऐसा अनोखा फ्रॉड सामने आता है। दोस्तों, जब भी इस प्रकार से कोई प्रोफाइल किसी को पसंद आती है आपके घर में, अगर कोई शादी के लायक है और इतना जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा है, तो आप थोड़ा सा देखिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, उनके घर वालों से मिलिए। एक ही बार में आप कैसे बिलीव कर लेते हो, कैसे शादी का इतना एक्साइटमेंट होता है किसी को भी, जैसा रश्मि को हुआ यहाँ पे, कि ये अंधे हो गए, कुछ नहीं देख पाए कि ये भैया इसका घर क्या है, परिवार क्या है, इसका पूरा बायोडेटा क्या है, इससे जुड़े लोग कहाँ कहाँ हैं, पूरी तफ्तीश कर लेने के बाद ही कोई रिश्ता जोड़ा जाता है। पर यहाँ रश्मि और उसके घर वालों ने बड़ी बेवकूफ़ी की और ऐसे ही लोगों को वो फांसता था। वो तो अच्छा हुआ कि रश्मि ने तह तक जाने की कोशिश की और श्रवण पकड़ा गया, वरना ये तो और आगे भी पता नहीं कितनी लड़कियों को लूटता और अपने आप को ऐसा दिखाता कि मैं मर चुका हूँ, मैं तो मर चुका हूँ इस दुनिया से। इस प्रकार का लोग भी दिमाग चला सकते हैं, कोई सोच सकता है भला। तो दोस्तों, ये था आज का ये वाकया जो मुंबई का था, 2013 का यह कांड था। और उम्मीद करता हूँ कि इस केस को जानने समझने के बाद आपकी आंखें खुली होंगी और आपको भी समझ में आया होगा कि किसी भी रिश्ते के बारे में जब आप कुछ जानते हो, अपने परिवार में अगर आप किसी की शादी करने जा रहे हो, तो उसके बारे में अच्छे से जान लेना ये कुंडली मिलाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक करके मेरा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाइए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और भी तमाम हैरत अंगेज़ रियल किस्से सुनने जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।